नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो आर्यन की जमानत के साथ ही क्रूज ड्रग केस की कहानी फिलहाल खत्म होने जा रही है और इसके साथ ही मन्नत की परेशानी भी दूर हो जाएगी। मगर क्या आने वाले दिनों में समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ने वाली है? क्या क्रूज ड्रग केस समीर वानखेड़े और एनसीबी के लिए एक दाग की तरह है? क्या क्रूज ड्रग केस पूरा फर्जी है या फिर कुछ लोग इसे फर्जी बनाने पर तुले हुए हैं? तो आइए आज आपको क्रूज ड्रग केस की उन तमाम कमजोर कड़ियों के बारे में बताते हैं जिन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। तो सुना आपने, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान है। जरा एक बार फिर सुनिए ये क्या कह रहे हैं। इतिहास में ड्रग रेड्स एनसीबी के द्वारा कई बार किए गए, लेकिन हाई सीज में किसी क्रूज शिप पर पहली बार किया गया। ये एक अपने आप में अनोखा एक स्टेप था। तो सुना आपने, एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ये कह रहे हैं कि एनसीबी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हाई सीज में किसी क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापा मारा। अब हाई सीज का मतलब शायद बीच समंदर होता है। ये बात उन्होंने 3 अक्टूबर को कही थी। एनसीबी ने क्रूज पर छापा 2 अक्टूबर को मारा था। अब सवाल यह है कि क्या छापे की शुरुआत ही गलत हुई या फिर डीजी साहब को उन्हीं की टीम ने छापे के बारे में गलत जानकारी दी? क्योंकि बाद में जो सच्चाई सामने आई उसके मुताबिक एनसीबी की टीम ने क्रूज पर तब छापा मारा जब ये क्रूज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर ग्रीन गेट पर ही खड़ा हुआ था। इस क्रूज को गोवा जाना था, लेकिन क्रूज गोवा के लिए तब तक रवाना ही नहीं हुआ था। एनसीबी की टीम ने आर्यन समेत ज्यादातर लोगों को मुंबई टर्मिनल पर ही रोक लिया था। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनसीबी के इतिहास में ये पहली बार कैसे हो गया कि एनसीबी की टीम ने हाई सीज यानी समंदर में जाकर रेड डाली, जिस बारे में एनसीबी के डीजी साहब ने कहा। अब जाहिर है जब आगाज ही ऐसा होगा तो अंजाम तो फजीहत से ही होगा। क्रूज पर एनसीबी के छापे और आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कई चीजें गलत भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या आर्यन खान को एनसीबी ने साजिशन गिरफ्तार किया? क्या क्रूज पर छापे की पूरी साजिश एनसीबी ने पब्लिसिटी के लिए रची? क्या क्रूज का पूरा केस ही फर्जी है? क्या इसीलिए गिरफ्तारी में पिक एंड चूज हुआ? अगर क्रूज पर रेप पार्टी होनी थी तो पार्टी के ऑर्गेनाइजर को क्यों बख्शा गया? ज्यादातर दागी लोगों को ही पंचनामे में क्यों शामिल किया गया? क्रूज या टर्मिनल पर कोई भरोसेमंद गवाह क्यों नहीं सामने आया? 26 दिन की जांच के बाद भी एनसीबी साजिश के सबूत क्यों नहीं जुटा पाई? 26 दिनों में आर्यन के विदेशी दोस्तों का एनसीबी क्यों नहीं पता लगा पाई? 2 अक्टूबर को हिरासत में लेने के बाद बिना जांच के 6 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? 26 दिन में किसी भी बड़े ड्रग डीलर को एनसीबी क्यों नहीं पकड़ पाए? किसी भी बड़े ड्रग डीलर से आर्यन का रिश्ता क्यों नहीं जोड़ पाए? दागी और भगोड़े गवाहों को एनसीबी ने इतनी छूट क्यों दी? क्रूज से पकड़े गए आर्यन समेत किसी भी आरोपी का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? ये वो सुलगते सवाल हैं जो एनसीबी से चौतरफा पूछे जा रहे हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर इसी बाबत लिखा है कि आर्यन को जमानत मिली, केपी गोसावी को जेल, समीर वानखेड़े जेल से बचने के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं और नवाब मलिक कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। एनसीबी के डीजी की तरह समीर वानखेड़े की टीम ने 3 अक्टूबर से ही लगातार यही कहानी सुनाई थी कि मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेप पार्टी होनी है और इसीलिए एनसीबी की टीम भी भेस और नाम बदलकर क्रूज पर सवार हो गई ताकि रंगे हाथों रेप पार्टी के दौरान लोगों को पकड़ा जा सके। पर एनसीबी की इस कहानी को बाद में खुद एनसीबी ही काट गई। जब रेप पार्टी क्रूज रवाना होने के बाद समंदर में होनी थी तो फिर एनसीबी ने क्रूज टर्मिनल पर ही क्रूज रवाना होने से पहले आर्यन समेत बाकी लोगों को क्यों पकड़ लिया? यानी रेप पार्टी की बात झूठी थी। अगर एनसीबी की खबर पक्की होती तो रेप पार्टी शुरू होने के बाद वो रेड डालती और तब कहीं जाकर बड़ी तादाद में लोग पकड़े जा सकते थे। क्योंकि याद रखिए उस रोज क्रूज पर 1300 से ज्यादा मेहमान सवार थे। पर लगता है एनसीबी को सिर्फ एक मोहरा चाहिए था और ये मोहरा उन्हें मिला आर्यन की शक्ल में।
इस पूरे छापे और छापे की साजिश को एक तरह से खुद एनसीबी ने ही आम कर दिया। पहली गलती ये की कि पंचनामा क्रूज टर्मिनल पर न कर एनसीबी के दफ्तर में किया, जो कि कानूनन गलत है। दूसरा, पंचनामे पर दस्तखत करने वाले और छापे के गवाह नंबर 1 दागी केपी गोसावी को अपने ही दफ्तर में दामाद की तरह बिठाया, आर्यन के साथ तस्वीरें खींचने दी और फिर सोशल मीडिया पर भी डलवा दिया। एनसीबी के डीजी साहब के इतिहास का तो पता नहीं, पर एनसीबी के इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। एनसीबी के इतिहास में इससे पहले यह भी नहीं हुआ कि जिसे एनसीबी ने अपना गवाह माना वही गवाह पलटकर एनसीबी पर ही उगाही के इल्जाम लगाने लगा। एनसीबी ने जिसे अपना गवाह नंबर 1 बनाया वो छापे के बाद खुद को छुपाने के लिए खुद ही भागता रहा। एनसीबी ने जिसे अपना गवाह बनाया वो धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो जाए, पर इस कहानी में ये सब कुछ हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 सीआर, 25 करोड़ रुपया। आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ। आप कहाँ हैं और क्यों फरार हैं? सर, मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में, और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, मेरे एडवोकेट को भी बताया था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर, मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसकी डिटेल्स है मेरे पास में। मीडिया और सोशल मीडिया से हटकर खुद अदालत में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने गुरुवार को एनसीबी पर एक संगीन इल्जाम लगाया था। मुकुल रोहतगी ने बाकायदा अदालत में ये कहा था कि 2 अक्टूबर की शाम टर्मिनल के गेट पर मानव और गाबा नाम के 2 और शख्स मौजूद थे, लेकिन एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि जाने दिया। अगर एनसीबी ड्रग सिंडिकेट और ड्रग की साजिश की ही बात कर रही है तो फिर उसे सारे किरदारों से पूछताछ करनी चाहिए थी, जबकि आर्यन अरबाज के अलावा जो बाकी 20 लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी को नहीं जानता। न एनसीबी उनमें से किसी के साथ आर्यन के रिश्ते के सबूत अदालत में रख पाई। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी एनसीबी पर अपने सिलसिलेवार हमलों के दौरान शुक्रवार को एक और हमला बोला। नवाब मलिक ने काशिफ खान नाम के एक शख्स का उसी क्रूज पर जिस क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा था एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में काशिफ खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 4 अक्टूबर के बीच मुंबई से गोवा जा रहे इस क्रूज पर जो पार्टी आयोजित की गई थी वो एक फैशन टीवी चैनल ने किया था। काशिफ खान इसी चैनल से जुड़ा और इस पार्टी का होस्ट था। यह वीडियो तब की है जब एनसीबी ने 2 अक्टूबर की शाम आर्यन समेत 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद क्रूज को गोवा जाने की इजाजत दे दी थी। 3 अक्टूबर को गोवा जाने के दौरान ही काशिफ का ये वीडियो शूट हुआ। 4 अक्टूबर की सुबह ये क्रूज वापस मुंबई टर्मिनल लौट आई। कमाल यह है कि गोवा से लौटने के बाद 4 अक्टूबर की सुबह एनसीबी ने फिर से इस क्रूज की तलाशी ली थी। अब सवाल यह है कि जब क्रूज पर सवार 1300 से ज्यादा मेहमानों को यह पहले ही पता चल चुका था कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को ही छापा मारा है, तो क्या 4 अक्टूबर को लौटने के बाद भी वो अपने साथ ड्रग्स लेकर लौटेंगे? एनसीबी का कमाल ये भी है कि क्रूज पर होने वाले जिस रेप पार्टी के नाम पर उसने छापा मारा, उस पार्टी के होस्ट से उसने कभी पूछताछ करने की कोशिश ही नहीं की। बिना पूछताछ के ही काशिफ खान को क्लीन चिट दे दी। इसके लिए नवाब मलिक ने सीधे सीधे समीर वानखेड़े पर उंगली उठाई। नवाब मलिक का तो यहाँ तक कहना है कि काशिफ खान ड्रग्स डीलिंग के साथ साथ सेक्स रैकेट और पोर्न रैकेट का भी सरगना है। इस तरह की पार्टियां वो अक्सर आयोजित करता रहता है। एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। I'm not at all the organizer of this party. The organizers are from Delhi, a company from Delhi that has been organized this event. I'm no related to any organization of this
event at all. You can check with Cordelia ship cruise owners. You can check up with anyone you want, and you would be very clear that Fashion TV India was not at all the organizer of this. The organizer of that cruise ship event was a company from Delhi. You can check with Cordelia Cruises. You can check with anyone who you think is the right authority board, and you will know the facts and figures. अब अगर कोई शख्स इतना दागी हो, ये बात गले नहीं उतरती कि एनसीबी उससे पूछताछ करने की जरूरत भी महसूस ना करे। समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? Forget meeting him. I haven't even come across him or seen him in person anywhere. I don't know him. I don't know anything about him as far as just as being an officer on NCB. Apart from that, I don't know anything of him. I've never met him. I've never spoken to him. I've never even come across him. मुंबई से विद्या, दिव्येश सिंह और सौरभ अख्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। अभी तक तो सारा हंगामा जमानत के लिए था, मगर एनसीबी का असली इम्तिहान शुरू होगा ट्रायल कोर्ट में, जब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। क्या क्रूज ड्रग केस ट्रायल कोर्ट में टिक पाएगा? क्या एनसीबी ट्रायल कोर्ट में वो तमाम पुख्ता सबूत पहुंचा पाएगी जो उसके दावे को सही साबित कर सके? एनसीबी के सामने चुनौती होगी कि वो इस केस में पकड़े गए सभी आरोपियों के बीच साजिश के तार को साबित करे। इतना ही नहीं, उसके सामने ये भी चुनौती है कि वो आर्यन और उसके विदेशी दोस्तों के बीच ड्रग डीलिंग के तमाम रिश्तों को भी साबित करे, वरना एनसीबी पर इससे भी ज्यादा उंगलियां उठेंगी। और एनसीबी को इस चीज का बहुत अच्छी तरह से एहसास है। एनसीबी पर क्रूज रेड के सिलसिले में ही एक नाइजीरियाई नागरिक को भी गलत तरीके से गिरफ्तार करने का इल्जाम है। एनसीबी के एक गवाह कामड़े के हवाले से नवाब मलिक ने कहा है कि उसने खुद ही एनसीबी को एक नाइजीरियाई पेडलर की जानकारी दी थी, लेकिन ऐन मौके पर वो पेडलर फरार हो गया। लेकिन इसके बाद वानखेड़े की टीम खारगर इलाके में नाइजीरियाई लोगों के रहने की जगह पर पहुंची और वहां नाइजीरियाई किचन से 2 लोगों को उठा लिया। इनमें से एक छोटे उम्र का था। उसे छोड़कर दूसरे शख्स को एनसीबी ने नाइजीरियाई ड्रग पेडलर बताकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि ये सरासर झूठ था। घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कामड़े ने कहा। ये सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया। वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। तो जैसा कि शुरू में ही कहा था कि जब केस का आगाज ही ऐसा हुआ है तो अंजाम न जाने क्या होगा। आर्यन, अरबाज और मुरमुन को जमानत मिलने का मतलब है कि क्रूज केस से जुड़े बाकी जितने भी आरोपी इस वक्त जेल में, वो सब के सब अब आसानी से जमानत पर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सबके केस आर्यन जैसे हैं। तो आर्यन समेत इन सब की कहानी तो अब करीब करीब यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे खुद समीर वानखेड़े। गवाहों और उगाही के मामले में एनसीबी की अंदरूनी जांच शुरू हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से भी जांच शुरू कर दी है। जाति, जन्म प्रमाण पत्र और गलत कोटे से नौकरी हासिल करने के मामले की जांच भी आगे जरूर होगी। यानी मन्नत की बेचैनी तो खत्म हुई, तो क्या समीर वानखेड़े की परेशानी शुरू हो गई? मुंबई से विद्या, दिव्येश सिंह और सौरभ अख्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।